दोस्तों नमस्कार। दोस्तों ये एनसीईआरटी सार संग्रह श्रृंखला में प्रस्तुत है भारत का भूगोल खंड, जिसके प्रथम भाग में आज हम भारत के भूगोल के सामान्य परिचय, भौतिक विभाजन तथा जलवायु के संबंध में महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। भारत का भूगोल भाग 1। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों भारत के भूगोल का सामान्य परिचय। तो जानते हैं भारत किस गोलार्ध में स्थित है। दोस्तों भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। यहाँ पर मानचित्र के द्वारा भारत की स्थिति और इसके पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिणी पॉइंट के बारे में दिखाया गया है। तो यहाँ पर देखिए सबसे उत्तरी पॉइंट जो है वो इंदिरा कोल है, जो कि लद्दाख में स्थित है। दक्षिणी पॉइंट कन्याकुमारी है, जो केप कमोरिन कहा जाता है। ये भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है। इसके अलावा इंदिरा पॉइंट जो है वो भारत का दक्षिणतम बिंदु माना जाता है। ये निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। इसके अलावा दोस्तों पूर्वी पॉइंट किविथु है, जो अरुणाचल प्रदेश में है, ये पूर्वी पॉइंट है। और पश्चिमी पॉइंट जो है वो गौरमोता गुजरात में है, जो कि सबसे पश्चिमी पॉइंट भारत का माना जाता है। भारत की उत्तर से दक्षिण तक जो लंबाई है, भौगोलिक विस्तार है, वो 3214 किलोमीटर और पूरब से पश्चिम तक की लंबाई 2933 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो ये 7वां स्थान है। और भारतीय भूभाग का विस्तार पूरब से पश्चिम 2933 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण तक 3214 किलोमीटर है। दोस्तों भारत का क्षेत्रफल दुनिया के क्षेत्रफल का 2.4% है। और एक प्रकार से देखें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से ये बहुत बड़ा जनसंख्या वाला देश है। भारत का अक्षांशीय विस्तार या लैटिट्यूड एक्सपेंशन कितना है। तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य भारत का अक्षांशीय विस्तार है। देशांतर रेखाएं यानी लॉन्गिट्यूड लाइंस क्या निर्धारित करती हैं। समय और अवस्थिति को निर्धारित करती हैं देशांतर रेखाएं। यहाँ पर देखिए दोस्तों कर्क रेखा जो है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत से होकर गुजरती है। तो प्रश्न ये बनता है कि कर्क रेखा भारत के कुल कितने राज्यों से होकर गुजरती है। ये 8 राज्य हैं। क्रम से देखा जाए तो सबसे पहले गुजरात, फिर मध्य प्रदेश, गुजरात फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये कर्क रेखा जिन राज्यों से होकर गुजरती है उनका क्रम था। भारत को लगभग 2 बराबर भागों में कौन सी अक्षांश रेखा विभाजित करता है। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश या कर्क रेखा भारत को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु गौरमोता और पूर्वी बिंदु किविथु जो अरुणाचल प्रदेश में है, इसके मध्य सूर्योदय और सूर्यास्त में लगभग कितने घंटे का अंतर है। तो ये लगभग 2 घंटे का अंतर है भारत के सबसे पूर्वी और पश्चिमी बिंदु में। दोस्तों भारतीय मानक समय रेखा यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन 82.5 डिग्री जो देशांतर है, ये भारतीय मानक समय रेखा है। ये किस शहर से होकर गुजरती है। तो इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से होकर गुजरती है भारतीय मानक समय रेखा। भारतीय मानक समय यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम यानी जीएमटी में कितने घंटे का अंतर है। तो ये अंतर है दोस्तों 5.5 घंटे का भारतीय मानक समय रेखा और ग्रीनविच माध्य समय के बीच। यदि भारतीय मानक यामोत्तर यानी इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन पर मध्याह्न होगा तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय 2:30 बजे अपराह्न होगा, यानी 2:30 PM होगा 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, यदि भारतीय समय रेखा पर दोपहर के 12 बजे हो। तो भारत का सुदूरस्थ दक्षिणतम बिंदु यानी साउदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है। तो ये है इंदिरा पॉइंट, भारत का सुदूरतम दक्षिणतम बिंदु है। और इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। दोस्तों भारत का एकमात्र जिला कौन सा है जिसकी सीमा 4 राज्यों को स्पर्श करती है। तो ये है सोनभद्र। सोनभद्र दोस्तों ये 4 राज्यों से इसकी सीमाएं लगी हुई हैं। अगला है दोस्तों भारतीय मानक समय रेखा जो कि 82.5 डिग्री देशांतर है। ये 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। अब आइए देखते हैं भारत के राजनीतिक मानचित्र के बारे में। तो दोस्तों भारत का जो राजनीतिक मानचित्र है राज्यों का उत्तर से दक्षिण की ओर हम क्रम देखें तो जम्मू और कश्मीर,
जो है हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, सिक्किम, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम। इसके अलावा बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, गुजरात, दमन और दीव तथा दादरा व नगर हवेली, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, पुडुचेरी, तमिलनाडु और केरल आते हैं। दोस्तों, अभी हाल में एक बड़ा बदलाव किया गया है भारत में राज्यों की संख्या में। दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव का विलय करके एक यूनियन टेरिटरी यानी एक संघ शासित क्षेत्र बना दिया गया है। संसद ने लोकसभा में 27 नवंबर 2019 को और राज्यसभा में 3 दिसंबर 2019 को पारित दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेशों का विलय विधेयक 2019 के माध्यम से उपर्युक्त दोनों केंद्र शासित प्रदेशों का विलय करके एक राज्य बना दिया गया है। और इन दो यूनियन टेरिटरीज का ये पुनर्गठन 26 जनवरी 2020 से प्रभावी है। अब नए केंद्र शासित प्रदेश का नाम दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव होगा और इसकी राजधानी दमन को बनाई गई है। देश के चतुर्दिक अंतिम सीमा बिंदु। तो देखिए दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत के जो चारों तरफ के अंतिम सीमा बिंदु हैं ये कहाँ कहाँ हैं। तो सबसे उत्तर में जो स्थित बिंदु है ये इंदिरा कॉल कहा जाता है, जो कि लद्दाख में स्थित है। दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। पश्चिमी बिंदु गौरमोता या गुडार मोती गुजरात में स्थित है। पूर्वी बिंदु किविथू अरुणाचल प्रदेश में है। और मुख्य बिंदु का या मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु जो है वो कन्याकुमारी या केप कमोरिन है। ये 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश तमिलनाडु में स्थित है। दोस्तों, हिमालय की प्रमुख पर्वत श्रेणियों का उत्तर से दक्षिण क्रम कई बार पूछता है, तो याद रखिए काराकोरम सबसे उत्तर में, उसके बाद लद्दाख, फिर जास्कर, पीर पंजाल और शिवालिक। ये हिमालय की पर्वत श्रेणियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम है। दोस्तों, भारतीय मानक समय रेखा और कर्क रेखा एक दूसरे को छत्तीसगढ़ राज्य में काटती हैं। तो याद रखिएगा, भारतीय मानक समय रेखा और कर्क रेखा एक दूसरे को छत्तीसगढ़ राज्य में काटती हैं। भारत की मुख्य भूमि की तटीय लंबाई कितनी है? तो लगभग 6100 किलोमीटर भारत की मुख्य भूमि की तटीय लंबाई है। म्यांमार की सर्वाधिक सीमा किस भारतीय राज्य को स्पर्श करती है? अरुणाचल प्रदेश को। और जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो ये दूसरा स्थान है, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत 7वें स्थान पर है। दोस्तों, असम की सीमा कुल कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को स्पर्श करती है? 7 राज्यों को। रास द्वीप, नील द्वीप और हैवलाक द्वीप का परिवर्तित नाम क्या है? तो रास द्वीप का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, नील द्वीप का शहीद द्वीप और हैवलाक द्वीप का नया नाम स्वराज द्वीप रखा गया है। तो याद रखिएगा, ये द्वीपों के नाम बदले गए हैं। भारत किस जल संधि द्वारा श्रीलंका से अलग होता है? तो पाक जलडमरू मध्य द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है। भारत का कौन सा राज्य 3 ओर से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरा है? ये त्रिपुरा है। तो याद रखिएगा, त्रिपुरा जो है वो 3 ओर से अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा से घिरा हुआ है। अब आइए देखते हैं भारत के महत्वपूर्ण चैनल। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य स्थित है। 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय के बीच है। ग्रेट या महान चैनल ये सुमात्रा, इंडोनेशिया और निकोबार के मध्य है। पाक स्ट्रेट या पाक जलडमरू मध्य भारत और श्रीलंका के मध्य। माहिम क्रीक या माहिम निवेशिका एक पतली सी निवेशिका है मुंबई में। कच्छ की खाड़ी दोस्तों पश्चिमी गुजरात में स्थित है। खंभात की खाड़ी पूर्वी गुजरात, नर्मदा और ताप्ती के मुहाने पर। लक्षद्वीप सागर आपका लक्षद्वीप और मालाबार तट के मध्य। तथा मन्नार की खाड़ी जो है ये दक्षिण पश्चिम तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य स्थित है। कोको जलडमरू मध्य या कोको स्ट्रेट ये कोको द्वीप म्यांमार और उत्तरी अंडमान के बीच है। डंकन दर्रा या डंकन पास दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच स्थित है। 10 डिग्री चैनल कई बार परीक्षाओं में पूछा है। अंडमान और निकोबार के बीच 10 डिग्री चैनल स्थित है। अब आइए देखते हैं दोस्तों विभिन्न देशों के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई और समय संबद्ध राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। तो भारत के जो विभिन्न देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसको आप कोड से याद रख सकते हैं, BCPN MBA।
BCPNMBA। तो सबसे अधिक लंबाई में किस देश की जो है सीमा बनाता है अंतर्राष्ट्रीय सीमा? बांग्लादेश। दूसरे स्थान पर चीन, तीसरे स्थान पर पाकिस्तान, फिर नेपाल, उसके बाद म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। तो BCPNMBA आप कोड बना सकते हैं कि किन देशों की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं भारत से जो है क्रम में जुड़ती हैं। देखिए बांग्लादेश की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है 4096 किलोमीटर है, और बांग्लादेश की जो सीमा रेखा है वो रेड क्लिफ रेखा है। 5 राज्य सीमा रेखा से, इससे देखिए 5 राज्य पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम जो हैं इससे जुड़े हुए हैं। चीन दूसरे स्थान पर है 3488 किलोमीटर। मैकमोहन रेखा जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है, और सीमा से संबद्ध भारतीय राज्य 5 हैं: लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। तीसरे स्थान पर पाकिस्तान है 3323 किलोमीटर। रेड क्लिफ रेखा है, 5 राज्य हैं सीमा रेखा बनाते हैं: गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। नेपाल 1751 किलोमीटर, और 5 राज्य जो हैं सीमा से संबद्ध हैं: उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड। म्यांमार से जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है भारत की 1643 किलोमीटर है, और 4 राज्य हैं: अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर, जो कि म्यांमार भारत सीमा से संबद्ध राज्य हैं। भूटान की सीमा 699 किलोमीटर है, 4 राज्य स्थित हैं इस पर: पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम। तथा अफगानिस्तान सबसे छोटी सीमा रेखा अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बनाता है, जिसकी लंबाई 106 किलोमीटर है, और भारत और अफगानिस्तान के मध्य डूरंड रेखा है, और एक भारतीय राज्य वो भी केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख जो है इसकी सीमा पर स्थित है। दोस्तों मैकमोहन रेखा और रेड क्लिफ रेखा के बारे में जान लेते हैं। तो मैकमोहन रेखा क्या है? अंग्रेजों के शासन के दौरान भारत और चीन के मध्य उत्तर पूर्व में यह सीमा रेखा 27 अप्रैल 1914 को निर्धारित की गई थी, जिसे मैकमोहन रेखा कहा गया। इसका नामकरण सर हेनरी मैकमोहन के नाम पर किया गया, और वर्ष 1914 में हुए शिमला समझौते में इसे दोनों देशों ने सीमा रेखा के रूप में स्वीकार किया है। दूसरी महत्वपूर्ण रेखा है रेड क्लिफ रेखा। तो विभाजन के बाद, भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद 17 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान के मध्य निर्धारित की गई सीमा रेखा रेड क्लिफ रेखा है, और इस रेखा का निर्धारण बॉर्डर कमीशन द्वारा किया गया था। इस कमीशन के अध्यक्ष सर सिरिल रेडक्लिफ थे, और इन्हीं के नाम पर भारत पाकिस्तान सीमा का नाम रेड क्लिफ रेखा रखा गया था। दोस्तों एक महत्वपूर्ण तथ्य देखिए, काराकोरम श्रेणी को उच्च एशिया की रीढ़ या बैकबोन ऑफ हाई एशिया के नाम से जाना जाता है। अब आइए संक्षेप में भारत एक दृष्टि में, यानी एक दृष्टि में हम देखते हैं कि भारत के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारियां। देखिए हमारे देश का नाम भारत है, इसके अन्य नाम आर्यावर्त, जम्बूद्वीप, भारतवर्ष, हिंदुस्तान और इंडिया हैं। राजधानी नई दिल्ली है, और भौगोलिक स्थिति में ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, और देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य इसका विस्तार है। भारत का ज्यामितीय आकार चतुष्कोणीय है, और मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, जो इलाहाबाद के समीप मिर्जापुर के समय ग्रीनविच माध्य समय से 5.5 घंटा आगे है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। भौगोलिक विस्तार अगर जो देखा जाए भारत का, तो इसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण में 3214 किलोमीटर, और चौड़ाई पूरब से पश्चिम में 2933 किलोमीटर है। स्थलीय सीमा भारत की 15,106.7 किलोमीटर, और जलीय सीमा 7,516.6 किलोमीटर है। प्रादेशिक जल सीमा की बात करें तो समुद्र तट से 12 समुद्री मील तक भारत की प्रादेशिक जल सीमा है, और संलग्न क्षेत्र जो होते हैं ये प्रादेशिक जल सीमा से आगे 24 समुद्री मील तक हैं। अनन्य आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र से 200 समुद्री मील तक माना जाता है। भारत की जलवायु के बारे में बात करें तो ये मानसूनी जलवायु है, और भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। विश्व के कुल क्षेत्रफल में इसका हिस्सा 2.4% आता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से
भारत का दुनिया में 7वां स्थान है। और भारत की जनसंख्या जो है वो 2011 के आंकड़ों के अनुसार 1,21,08,54,977 है, जो कि दुनिया की कुल जनसंख्या का 17.5% है, यानी 17.5%। और जनसंख्या की दृष्टि से भारत का दुनिया में दूसरा स्थान है, पहले स्थान पर चीन है। जनसंख्या की बात करें तो दोस्तों, पुरुषों की जनसंख्या 62,32,62,32,70,258 और महिला जनसंख्या 58,75,84,719 है। इसमें ग्रामीण जनसंख्या जो है 83.37 करोड़ है, जो कि कुल जनसंख्या का 68.8% है। और शहरी जनसंख्या 37.71% है, 71 करोड़, जो 31.16% है। 10 की जनसंख्या वृद्धि 17.64% है। और लिंगानुपात जो है भारत का सेक्स रेशियो ये 943 प्रति हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या है। शिशु लिंगानुपात की बात करें तो ये 918 प्रति हजार पुरुषों पर है। और जनसंख्या घनत्व भारत का 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। दोस्तों, कुल साक्षरता की दृष्टि से देखा जाए तो कुल साक्षरता भारत की 74.04% है, जिसमें पुरुषों की साक्षरता 82.14% और महिला साक्षरता 65.46% है। अनुसूचित जाति की संख्या जो है ये दोस्तों 20,13,78,086 है, ये कुल जनसंख्या का 16.6% है। और अनुसूचित जनजाति की संख्या जो है 10,42,81,034 है, ये कुल जनसंख्या का 8.6% है। भारत के कुल राज्यों की संख्या वर्तमान में 28 है और केंद्र शासित प्रदेश 8 हैं। पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार जो है वो 10.7% है और पहाड़ी क्षेत्र का विस्तार 18.6% है। पठारी क्षेत्र का विस्तार भारत का 27.7% तथा मैदानी क्षेत्र सर्वाधिक मात्रा में 43% है। कर्क रेखा पर 8 राज्य स्थित हैं: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इसके अलावा द्वीपों की संख्या कुल 1,208 द्वीप हैं, निर्जन द्वीपों सहित ये संपूर्ण संख्या है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से संलग्न राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कुल 18 है। भारत में कुल तेल शोधनशालाओं यानी ऑयल रिफाइनरीज की संख्या 23 तथा राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या 599 है। बड़े बंदरगाह भारत में 13 हैं। राष्ट्रीय पशु बाघ है, जिसका वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस है। राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी। राष्ट्रीय पक्षी मोर, इसका वैज्ञानिक नाम पाओ क्रिस्टेटस। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है, जिसका वैज्ञानिक नाम फाइकस बेंगालेंसिस है। राष्ट्रीय पुष्प कमल नीलाम्बी नूसीफेरा, इसका वैज्ञानिक नाम है। और भारत का राष्ट्रीय चिन्ह जो है वो अशोक स्तंभ है। राष्ट्रीय गान जनगण मन, इसके रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है, इसके रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। राजकीय भाषा की बात करें तो ये हिंदी है। राष्ट्रीय लिपि देवनागरी और राष्ट्रीय वाक्य या ध्येय वाक्य हमारा सत्यमेव जयते है, जो कि मुंडकोपनिषद से लिया गया है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। राष्ट्रीय नदी गंगा है और राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन, जो कि प्लेनिस्टा गंगेटिका इसका जीव वैज्ञानिक नाम है। तो भारत एक दृष्टि में आपने संपूर्ण जानकारी भारत के बारे में जो सामान्य जानकारी होती है वो देख लिया। दोस्तों, पुडुचेरी जो एक केंद्र शासित प्रदेश है, इसका भौगोलिक विस्तार तमिलनाडु में कराईकल, केरल के माहे और आंध्र प्रदेश के यनम राज्यों में स्थित है। तो एकमात्र जो ये राज्य है इसका विस्तार 3 राज्यों में है: तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश। अब आइए देखते हैं भारत के भौतिक विभाजन या फिजिकल डिवीजन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः किस भूखंड का हिस्सा था? तो ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। भारत में उपलब्ध पूरा चुंबकीय परिणाम या पैरामैग्नेटिक रिजल्ट से संकेत मिलते हैं कि प्राचीन काल में भारतीय भूखंड उत्तर दिशा की ओर विस्थापित हुआ है। भूगर्भिक संरचना जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर की दृष्टि से भारत को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है: हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर का मैदानी क्षेत्र और दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार। हिमालय के समानांतर संरचनात्मक भाग देखते हैं दोस्तों, बलियों की तीव्रता और निर्माण आयु के आधार पर। तो हिमालय को 3 भागों में समानांतर श्रेणियों में बांटा जा सकता है: ट्रांस हिमालय जो कि तिब्बत का क्षेत्र है, बृहद हिमालय इसको महान हिमालय कहा जाता है, लघु हिमालय या मध्य हिमालय, इसके अलावा बाह्य या उप हिमालय जिसको कि शिवालिक हिमालय कहा जाता है।
हिमालय का निर्माण समानांतर वलय श्रेणियों से हुआ है। इनमें प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है? तो बृहद हिमालय दोस्तों, ये प्राचीनतम श्रेणी है। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे विस्तारित समतल मैदान को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा, इसको भावर प्रदेश कहा जाता है। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे विस्तारित समतल मैदान को। हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश कौन सा है? तो यह है शिवालिक। और शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में स्थित भावर क्षेत्र किस संरचना का उदाहरण है? गिरिपद की स्थिति का। दोस्तों, शिवालिक श्रेणी या शिवालिक सीरीज जो है, इसकी औसत ऊंचाई 600 से 1200 मीटर है। लघु हिमालय किन श्रेणियों के मध्य स्थित है? तो ये महान हिमालय और शिवालिक श्रेणी के मध्य है। तथा हिमालय की नवीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? ये है शिवालिक पर्वत श्रेणी। नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है? तो सतपुड़ा श्रेणी नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है। भौतिक विभाजन से संबंधित जो अगला प्रश्न है वो है, हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? हिमाद्री या बृहद हिमालय हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। बृहद हिमालय या ग्रेट हिमालयाज की औसत ऊंचाई कितनी है? 6100 मीटर, यानी 100 मीटर बृहद हिमालय की औसत ऊंचाई है। पीर पंजाल श्रेणी किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में। और दोस्तों, आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि पूर्वी हिमालय की तुलना में पश्चिमी हिमालय में ट्री लाइन की ऊंचाई कम है। उत्तराखंड में पाताल तोड़ कुएं किस भाग में पाए जाते हैं? तराई में। और अक्साई चेन किस क्षेत्र का भाग है? ये लद्दाख क्षेत्र का भाग है अक्साई चेन। पश्चिमी हिमालय या वेस्टर्न हिमालय प्रदेश के प्रमुख प्राकृतिक संसाधन क्या हैं? तो ये हैं वन यानी फॉरेस्ट। और भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली पर्वत श्रृंखला। अरावली श्रेणियों की अनुमानित आयु लगभग कितनी है? तो ये 600 से 570 मिलियन वर्ष है अरावली श्रेणियों की अनुमानित आयु। दोस्तों, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा कहा जाता है। अरावली किस प्रकार की पर्वत श्रेणी है? ये अवशिष्ट पर्वत श्रेणी है। और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है, जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। और अनाईमुड़ी पर्वत चोटी केरल में स्थित है। अगला प्रश्न है, नीलगिरी पर्वतमाला का विस्तार किन राज्यों में है? तमिलनाडु और केरल में। और महाराष्ट्र और कर्नाटक के मध्य स्थित पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है? तो MKK। याद रखिएगा, महाराष्ट्र और कर्नाटक में कोकड़ तट कहा जाता है पश्चिमी घाट को। इलायची पहाड़ियां या कार्डामम माउंटेन किन राज्यों के मध्य सीमा बनाती हैं? केरल और तमिलनाडु के मध्य। शेवराय पहाड़ियां किस राज्य में स्थित हैं? ये तमिलनाडु में हैं। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट यानी ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट ये परस्पर नीलगिरी पहाड़ियों पर मिलते हैं। तो याद रखिएगा, नीलगिरी पहाड़ियों पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन होता है। भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? तो दोस्तों, कंफ्यूज मत होइएगा, दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट है, लेकिन भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 या गार्डविन ऑस्टिन है, जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। दुनिया की सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली चोटी राकापोसी लद्दाख श्रेणी में स्थित है। तो याद रखिएगा, दुनिया की सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली चोटी राकापोसी है, जो कि लद्दाख श्रेणी में स्थित है। यहाँ पर देखिए, भौतिक भारत को एक मैप के द्वारा दिखाया गया है। यहाँ पर विभिन्न श्रेणियों को किस प्रकार से प्रदर्शित किया गया है, आप इसको ध्यान से देख सकते हैं। दोस्तों, जो हमारा हिमालय रेंज है वो यहाँ पर तिब्बत के पठार से शुरू होकर जो है वहाँ से ही सारा कुछ तिब्बत के पामीर के पठार से, ये जो पामीर के पठार को पर्वतों की गांठ कही जाती है, और यहाँ से सभी पर्वत श्रेणियाँ निकली हुई हैं जो हिमालयन रेंज की हैं। इसके अलावा दक्षिण में जो पर्वत श्रेणियाँ हैं उसमें देखिए, महेंद्रगिरी भारत की मुख्य भूमि से सबसे दक्षिणतम श्रेणी है। और महेंद्रगिरी नाम से महेंद्रगिरी जो है, यहाँ पर देखिए महेंद्रगिरी ये उड़ीसा में भी स्थित है। इसके अलावा आप इस नक्शे से देख सकते हैं, इस मैप से देख सकते हैं कि जो अन्य पर्वत श्रेणियां हैं महत्वपूर्ण, सतपुड़ा, हरिश्चंद्र पहाड़ी, इसके अलावा दक्षिण भारत का पठार, फिर पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जो हैं वो किस प्रकार से अवस्थित हैं। माना दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, माना दर्रा उत्तराखंड में स्थित है और ये उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। नंदा देवी शिखर किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में है। अरावली श्रेणी का उच्चतम पर्वत शिखर कौन सा है? यह है गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है, ये राजस्थान में स्थित है। हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अराकान योमा किस देश में स्थित है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अराकान योमा म्यांमार में स्थित है।
कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? धौलाधार और पीर पंजाल। कुल्लू घाटी मैप से आप देख सकते हैं, कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश में स्थित है और यहाँ पर धौलाधार और पीर पंजाल श्रेणियों के मध्य यहाँ पर हिमाचल में कुल्लू घाटी स्थित है। अगला प्रश्न है, पालघाट दर्रा किन पहाड़ियों के मध्य स्थित है? ये नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियाँ। नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच में ये पालघाट दर्रा स्थित है। नाथुला दर्रा कई बार पूछ चुका है। नाथुला दर्रा कहाँ पर स्थित है? ये सिक्किम में स्थित है। दोस्तों एक तथ्य देखिए, उत्तराखंड में कोणधारी वनों और छोटे छोटे घास के मैदानों को बुग्याल या पयार के नाम से जाना जाता है। तो बुग्याल क्या है? उत्तराखंड में कोणधारी वनों को बुग्याल या पयार के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, लिपुलेख, माना और नीति दर्रा किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है और पूर्वी हिमालय में औसत हिमरेखा जो है वो 3500 मीटर है और पश्चिमी हिमालय में केवल 2500 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। भारत का सबसे बड़ा हिमनद या ग्लेशियर कौन सा है? यह है सियाचिन ग्लेशियर, लद्दाख में स्थित है। चौराबाड़ी ग्लेशियर कहाँ पर स्थित है? केदारनाथ मंदिर के उत्तर में स्थित है चौराबाड़ी ग्लेशियर। मेघालय का पठार किसका भाग है? ये प्रायद्वीपी भारत का भाग है। और भारत के प्रायद्वीपी पर्वत किस काल में निर्मित हुए थे? ये पैलियोजोइक महाकल्प में निर्मित हुए थे भारत के प्रायद्वीपी पठार। अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? मालवा का पठार। दंडकारण्य क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के मध्यवर्ती भाग में। दोस्तों लघु हिमालय और शिवालिक श्रेणी के मध्य स्थित विस्तृत समतल संरचनात्मक स्थल को पूर्व में द्वार और पश्चिम में दून के नाम से जाना जाता है। तो लघु हिमालय और शिवालिक श्रेणी के मध्य विस्तृत समतल संरचनात्मक स्थल को पूरब में द्वार कहा जाता है या दुआर तथा पश्चिम में दून कहा जाता है। भारत का औसत समुद्र तल किस तट से मापा जाता है? तो एवरेज सी लेवल की जो ऊंचाई है वो चेन्नई तट से नापी जाती है। भारत की समुद्र तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है? लगभग 7517 किलोमीटर। भारत के तटीय राज्यों में से किसकी सीमा सबसे लंबी है? यह है गुजरात राज्य की। और भारत के कितने राज्य समुद्री तट रेखा से जुड़े हुए हैं? तो कुल 9 राज्य भारत के समुद्री तट रेखा से जुड़े हुए हैं, जिनमें गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और गोवा हैं। दोस्तों प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नाम किसका था? हिंद महासागर को रत्नाकर कहा जाता था। और तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के समुद्री तट का क्या नाम है? ये है कोरोमंडल तट, जो कि पूर्वी घाट का भाग है। कन्याकुमारी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? केप कमोरिन। और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? ये है सैडल पीक। सैडल पीक अंडमान निकोबार में सर्वोच्च पर्वत चोटी है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कहाँ पर स्थित है? बंगाल की खाड़ी में है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की कुल संख्या है तो ये 572 द्वीप हैं। 10 डिग्री चैनल या 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार द्वीप को एक दूसरे से अलग करता है। बैरन द्वीप कहाँ पर स्थित है? ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। श्री हरिकोटा द्वीप कहाँ पर है? पुलिकट झील के समीप। राम सेतु जिसे कि एडम्स ब्रिज कहा जाता है, ये कहाँ से प्रारंभ होता है? तो धनुषकोडी से प्रारंभ होता है, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? अरब सागर में। और भारत का कौन सा द्वीप समूह प्रवाल द्वीप है? ये है लक्षद्वीप। दोस्तों मिनिकॉय आइलैंड या मिनिकॉय द्वीप जो है वो भारतीय तटरेखा के सुदूरवर्ती द्वीपों की श्रेणी में आता है। अगला प्रश्न है, भारत और श्रीलंका के मध्य कौन सा द्वीप स्थित है? तो पंबन द्वीप या रामेश्वरम भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। द्वीपों पर बसा हुआ भारत का सबसे बड़ा नगर कौन है? यह है मुंबई। कोरी क्रीक या कोरी जो है कोरी क्रीक ये कहाँ पर स्थित है? तो ये कच्छ के रण में स्थित है कोरी क्रीक। सर क्रीक विवाद किन 2 देशों के मध्य है? भारत और पाकिस्तान के बीच। और बुर्जिल और बनिहाल दर्रे किस पर्वत श्रेणी में स्थित हैं? तो याद रखिएगा पीर पंजाल श्रेणी में स्थित हैं बुर्जिल और बनिहाल दर्रे। अब आइए देखते हैं भारत के प्रमुख ऊंचे शिखर या पर्वत चोटियां। माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है, 8,848 मीटर इसकी ऊंचाई है। काराकोरम या केटू या गाडविन आस्टिन भारत में है, 8,611 मीटर और ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है।
कंचनजंगा भारत में है 8,598 मीटर ऊंचाई है। मकालू नेपाल में है 8,481 मीटर। धौलागिरी नेपाल में 8,172 मीटर इसकी ऊंचाई है। नंगा पर्वत दोस्तों भारत में है 8,126 मीटर। अन्नपूर्णा चोटी भारत में 8,078 मीटर। नंदा देवी भारत में है 7,817 मीटर। इसके अलावा कामेत और जो है इसकी ऊंचाई, जो इस चोटी की कामेत पर्वत चोटी की ऊंचाई 7,756 मीटर है। ये भारत में स्थित है। नामचा बरवा भारत में है 7,756 मीटर और गुरुला मंधाता तिब्बत में है 7,728 मीटर इसकी चोटी की ऊंचाई है। दोस्तों सतलज और सिंधु नदी के मध्य हिमालय के भाग को कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा, सतलज और सिंधु नदियों के मध्य स्थित हिमालय का भाग कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय कहा जाता है। अब आइए देखते हैं जलवायु या क्लाइमेट से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। किसी क्षेत्र की जलवायु को निर्धारित करने वाला मुख्य कारक क्या है? तो ये है अक्षांशीय स्थिति। जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारकों में जो संबंधित शब्द हैं, तो देखिए यहाँ पर लैंड फॉर्म्स का प्रयोग किया जाता है। एल से लैटिट्यूड जिसे कि अक्षांश कहा जाता है, ए से एल्टीट्यूड जिसको कि ऊंचाई, एन से नियरनेस फ्रॉम सी समुद्र से निकटता, डी से डायरेक्शन ऑफ विंड यानी पवन की दिशा, एफ से फॉरेस्ट वन, ओ से ओशियन करेंट यानी समुद्री जलधाराएं, आर से रेनफॉल यानी वर्षा, एम से माउंटेन पहाड़ या पर्वत तथा एस से सॉइल या मिट्टी। तो ये सभी कारक जिनको कि शॉर्ट में लैंड फॉर्म्स कहा जाता है, ये जलवायु को नियंत्रित और प्रभावित करने वाले कारकों में शामिल होते हैं। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा क्या है? तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। भारत के उत्तरी पश्चिमी मैदानों में शीत ऋतु में किसके प्रभाव से वर्षा होती है? पश्चिमी विक्षोभों के प्रभाव से। और भारत के किन राज्यों में शरद ऋतु में वर्षा होती है? पंजाब और तमिलनाडु में। भारत में औसत वार्षिक वर्षा कितनी है? ये 125 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा होती है। और भारत में सर्वाधिक वर्षा किन क्षेत्रों में होती है? ये पश्चिमी घाट, हिमालय और मेघालय में सर्वाधिक वर्षा होती है। दोस्तों भारत में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है और यहाँ सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा होती है। जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। भारत में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है और यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा होती है। भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप और निम्न दाब हिंद महासागर में वायु का कर्षण कहते हैं, जिनके कारण क्या प्रभावित होता है? तो जिनके कारण दक्षिण पश्चिम मानसून प्रभावित होता है। दोस्तों ट्रेड विंड या व्यापारिक पवनें क्या होती हैं? तो व्यापारिक पवनें 0 से 30 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के मध्य बहने वाली पवन है। ये पवनें उपोष्ण उच्च वायुदाब कटबंधों यानी 35 डिग्री नॉर्थ साउथ से विषुवत निम्न वायुदाब पेटियों यानी 0 से 5 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों की ओर बहती हैं और उत्तरी गोलार्ध में इन्हें उत्तर पूर्व व्यापारिक पवन और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व व्यापारिक पवन कहा जाता है। अगला देखते हैं दोस्तों, पश्चिम बंगाल और असम में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली पवनों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो पश्चिम बंगाल में काल बैसाखी और असम में चाय वर्षा कहा जाता है गर्मी में चलने वाली पवन को। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन है? तो लेह है। और कोपेन ने 1918 में विश्व की जलवायु को कितने भागों में विभाजित किया था? 5 भागों में। जलवायु निर्धारण के आधार क्या हैं दोस्तों? तो वार्षिक और मासिक औसत तापमान, वर्षा और वनस्पति, 3 जो कारक हैं इनसे जलवायु का निर्धारण होता है। वार्षिक और मासिक औसत तापमान, तापमान, वर्षा और वनस्पति शॉर्ट में याद रखिएगा। दोस्तों कोपेन जो कि एक जलवायु वैज्ञानिक थे, इनकी योजना के अनुसार भारत के जलवायु प्रदेश, तो देखिए लघु शुष्क ऋतु या वाची मानसूनी जलवायु, ये जो है वर्षा संकेत जो है AMW, गोवा से दक्षिण में भारत का पश्चिमी तट है इस क्षेत्र के अंतर्गत। शुष्क ग्रीष्म ऋतु AS इसका संकेत है और तमिलनाडु का कोरोमंडल तट। उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु AW, ये कर्क रेखा के दक्षिण में प्रायद्वीपीय भारत का अधिकांश भाग है। अर्धशुष्क स्टेपी जलवायु, इसको कि BSHW कहा जाता है, उत्तर पश्चिम गुजरात, पश्चिमी राजस्थान और पंजाब के कुछ भाग इसमें आते हैं। इसके अलावा उष्ण मरुस्थलीय जलवायु जिसको कि BWHW कहा जाता है, राजस्थान का सबसे पश्चिमी भाग है। और शुष्क शीत ऋतु CWG, गंगा का मैदान, पूर्वी राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश और पूर्वी भारत का अधिकतर प्रदेश इसके अंतर्गत शामिल होता है। लघु ग्रीष्म तथा शीत आर्द्र ऋतु जिसको कि DFC शॉर्ट में कहा जाता
जाता है। ये अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और असम की जलवायु को प्रदर्शित करता है। इसके अलावा ध्रुवीय तुल्य जलवायु, जिसको कि ई से संकेतित किया जाता है, ये जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में है। तथा टुंड्रा तुल्य जलवायु, जिसको कि ईटी कहा जाता है, साल्ट फार्म में, ये उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में है। दोस्तों एक जानकारी देखिए, अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण से क्षेत्र या ITCZ क्या होता है। दोस्तों ITCZ एक निम्न वायुदाब पट्टी होती है जो पृथ्वी के चारों ओर सामान्यतः विषुवत रेखा के ऊपर चारों ओर स्थित होती है। वस्तुतः एक दोलायमान यानी स्विंगिंग पट्टी होती है। ITCZ वह क्षेत्र है जहां पर उत्तर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें मिलती हैं। दोनों पवनों के मिलने से विषुवतीय पछुआ पवनों की उत्पत्ति होती है। तो अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र जो होता है, इसको शार्ट में ITCZ कहा जाता है। दोस्तों लू जो है, ये उत्तरी मैदान में पंजाब से बिहार तक चलने वाली शुष्क और पीड़ादायक पवनें हैं जो कि मई जून के महीने में चलती हैं। इनको स्थानीय भाषा में लू कहा जाता है। यहाँ पर देखिए, भारत के दक्षिण पश्चिमी मानसून के आगमन की सामान्य तिथियों को ये मानचित्र के माध्यम से दिखाया गया है। तो आप इसको बहुत ही आसानी से मानचित्र द्वारा समझ सकते हैं कि भारत में जो वर्षा का प्रमुख स्रोत होता है दक्षिण पश्चिम मानसून, जो कि अरब सागर से चलने वाले मानसूनी पवनों से होता है, इसका आगमन भारत में किस तिथि और किस समय होता है, इसको आप इस चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। दोस्तों प्रश्न है कि काफी वर्षा और चेरी ब्लॉसम का संबंध किससे है। ग्रीष्म ऋतु के खत्म होते ही पूर्व मानसून की बौछार से। ये कर्नाटक में होती है। आम्र वर्षा या मैंगो सावर किस राज्य से संबंधित है। केरल और तटीय कर्नाटक से स्थित है आम्र वर्षा। अगला प्रश्न है दोस्तों जलवायु से संबंधित कि भारत में दक्षिण पश्चिमी मानसून का समय सामान्यतः कब से कब तक होता है। तो जून से सितंबर तक। यहाँ पर देखिए जो है 10 जून, यहाँ पर 15 जून, 1 जुलाई, 15 जुलाई से जो दक्षिण पश्चिम मानसून है ये चलता है। तो सामान्य रूप से दक्षिण पश्चिम मानसून का समय जून से सितंबर तक है। भारत में मानसून का आगमन सबसे पहले किस राज्य में होता है। तो ये केरल राज्य में होता है। केरल में देखिए 1 जून, यहाँ पर कैसे दिखाया गया है, 1 जून को दक्षिण भारत में केरल में दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन होता है और ये जून से सितंबर तक के मध्य मानसून का क्षेत्र चलता है। दोस्तों भारत में नार्वेस्टर की उत्पत्ति कहाँ पर होती है। छोटा नागपुर पठार पर। और तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने कौन से होते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है। तमिलनाडु में दोस्तों लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है और सामान्य महीने वहाँ पर नवंबर और दिसंबर होते हैं। भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले घटक कौन से हैं। तो ये घटक हैं दोस्तों तिब्बत का पठार, जेट स्ट्रीम पवन, एल नीनो और लानीना, ये भारतीय मानसून को प्रभावित करते हैं। अगला प्रश्न है उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है। ये तमिलनाडु है। और भारत के किन क्षेत्रों में औसत वार्षिक वर्षा 200 मिलीमीटर होती है। जम्मू कश्मीर और पश्चिम राजस्थान, ये अत्यंत ही शुष्क क्षेत्र हैं भारत के और यहाँ पर वार्षिक वर्षा लगभग 200 मिलीमीटर के आसपास होती है। अमृतसर और शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित हैं, लेकिन उनकी जलवायु में भिन्नता का प्रमुख कारण क्या है। तो दोस्तों अमृतसर और शिमला जो है समान अक्षांश पर हैं, लेकिन उनकी जलवायु की भिन्नता का कारण उनकी ऊंचाई में भिन्नता है। भारत में सर्वाधिक दैनिक तापांतर किस स्थान पर पाया जाता है। राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में दिन का तापमान बहुत अधिक और रात में बहुत कम हो जाता है। भारत में मानसून के प्रस्फोट के लिए किसे उत्तरदायी माना जाता है। पूर्वी जेट प्रवाह को भारत में मानसून के प्रस्फोट के लिए उत्तरदायी माना जाता है। आइए देखते हैं भारत में वर्षा का वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल इन इंडिया। भारत में औसत वार्षिक वर्षा लगभग 111 सेंटीमीटर होती है, लेकिन इसमें क्षेत्रीय भिन्नताएं पाई जाती हैं। क्षेत्रीय भिन्नताएं इस प्रकार से, इसमें कुछ क्षेत्र अधिक वर्षा वाले हैं, कुछ मध्यम वर्षा वाले, कुछ न्यून वर्षा वाले क्षेत्र हैं और कुछ अत्यल्प वर्षा वाले या बहुत कम वर्षा वाले हैं। अधिक वर्षा वाले क्षेत्र जो हैं ये पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्वी के उप हिमालय क्षेत्र और मेघालय की पहाड़ियां हैं। यहाँ पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। खासी और जयंतिया पहाड़ियों के कुछ भागों में 1000 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है। ब्रह्मपुत्र घाटी तथा निकटवर्ती पहाड़ियों पर 200 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है।
दोस्तों दूसरा जो क्षेत्र है वर्षा के वितरण वाला वो मध्यम वर्षा का क्षेत्र है। इसमें गुजरात के दक्षिणी भाग, पूर्वी तमिलनाडु, उड़ीसा सहित उत्तर पूर्वी प्रायद्वीप, झारखंड, बिहार, उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश और उप हिमालय के साथ लगा हुआ गंगा का उत्तरी मैदान, कछार घाटी और मणिपुर में 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है। न्यून वर्षा के क्षेत्र जो हैं दोस्तों, उसके अंतर्गत पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, पूर्वी राजस्थान, गुजरात और दक्कन के पठार पर लगभग 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है। और अत्यल्प या अत्यंत कम वर्षा वाले क्षेत्र जो हैं वो प्रायद्वीपीय भारत के कुछ भाग, विशेष रूप से आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के वृष्टि छाया प्रदेश यानी रेल शैडो रीजन्स में दोस्तों बहुत कम वर्षा होती है। इसके अलावा लद्दाख और पश्चिमी राजस्थान के अधिकतर भागों में 50 सेंटीमीटर और उससे कम वर्षा होती है। दोस्तों एक महत्वपूर्ण तथ्य आपकी परीक्षाओं के लिए, जेट स्ट्रीम जो होता है ये क्षोभ मंडल के मध्य अक्षांशों में धरातल से 12 किलोमीटर ऊपर और पश्चिम से पूर्व दिशा में चलने वाली एक प्रवाह का नाम है। तो जेट स्ट्रीम क्षोभ मंडल के मध्य अक्षांशों में धरातल से 12 किलोमीटर ऊंचाई पर पश्चिम से पूर्व दिशा में चलने वाले वायु का एक प्रवाह है जिसको कि जेट स्ट्रीम कहा जाता है। तो दोस्तों ये था एनसीईआरटी सार संग्रह श्रृंखला के अंतर्गत भारत के भूगोल का पहला भाग। इसमें आपने भारत के भूगोल के सामान्य परिचय, भौतिक विभाजन, राजनीतिक विभाजन, जलवायु के संबंध में महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। आगे इसको हम कंटिन्यू करेंगे और जल्दी से कोशिश करेंगे कि ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।